Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. The first news here is talking about the Himachal Shanaan project. Shanaan project की अगर हम बात करें तो कई बार न्यूज़ में रहा है. Let's understand what is all this about. देखिए, ये जो शनन प्रोजेक्ट है ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. यहाँ पर आप देखेंगे जो कि सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में. मंडी के पास ये जगह आती है. आप अगर इसको देखेंगे तो ये टसल चल रहा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में. ब्रिटिश इरा के टाइम पर हुआ क्या था, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इसको इस्तेमाल कर रहा है 99 ईयर्स की लीज़ के लिए. और यहीं पर आप देखेंगे तो जो इसकी लीज़ है ये 2024 में यहाँ पर एक्सपायर होने वाली है. इस प्रोजेक्ट का जो कंट्रोल है ये पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में है और इसी को लेकर यहाँ पर पूरा टसल बना हुआ है. चलिए समझ लेते हैं शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में. देखिए, शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये ऊल रिवर पर है. पहली चीज़ आप याद रखेंगे, जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है. ये 110 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है जो कि मंडी, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपने देखा था मंडी जोगिंदर नगर में ये लोकेटेड है. इसको कमीशन किया गया था 1932 में. और आज की डेट में अगर हम ये बात करें, हालांकि ये सिचुएटेड ज़रूर हिमाचल प्रदेश में है लेकिन जो इसका कंट्रोल है ये पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में है. तो समझ लेते हैं कंट्रोवर्सी है क्या. देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब गवर्नमेंट को 99 ईयर्स की लीज पर मिला था. ये जो लीज थी ये किसको मिली थी? बाय राजा जोगिंदर सिंह बहादुर. ठीक है, जो उस समय के रूलर हुआ करते थे मंडी स्टेट के. डील किस किस के बीच में हुई थी? राजा जोगिंदर सिंह और जो कि किंग थे मंडी के, और कर्नल बीसी बैठी, चीफ इंजीनियर ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट इन 1925. 1925 में इसके ऊपर बात हुई और 1932 में इसको यहाँ पर कमीशन कर दिया गया. अगर हम इस पावर हाउस की बात करें तो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था डेंस जो देवदार के पेड़ होते हैं उसका जो फॉरेस्ट है उसके आसपास ही इसको लोकेट किया गया है. आज की डेट में अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पावर हाउस ऑफ द कंट्री, जो कि पूरा अनडिवाइडेड पंजाब, उस समय जब हम बात करते थे जिसमें आपका पंजाब, लाहौर और दिल्ली ये तीनों क्षेत्र आते थे, इसको पावर सप्लाई करने का काम करता था. जैसे ही हमने देखा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ 1966 में, जो शनन पावर हाउस है इसको दे दिया गया पंजाब को बाय द सेंटर ऑन द लीज एग्रीमेंट. ठीक है, लीज एग्रीमेंट कितने सालों के लिए? 99 ईयर्स के लिए, जो कि 2024 में एक्सपायर होने वाला है. साइन कब हुआ था? 1925 में. कमीशन कब हुआ था? 1932 में. किस किस के बीच में? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ओरिजिनली ये 48 मेगावाट कैपेसिटी का था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करके 60 मेगावाट किया 1982 में. उसके बाद 50 मेगावाट्स और इसमें बढ़ाया और आज की डेट में जो इसकी करंट कैपेसिटी है विच इज़ 110 मेगावाट. मेन अट्रैक्शन इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है, इट इज़ द 4 स्टेज हॉलेज ट्रॉली सर्विस, जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्ट की जाती है फॉर कैरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ शनन पावर हाउस फ्रॉम जोगिंदर नगर टू बरोड. इट इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ ट्रॉली बेस्ड ऑन पुली सिस्टम विद नो इंजन, स्टीयरिंग व्हील और नॉट इवन गियर्स और ब्रेक्स. जैसा मैंने आपको बताया 2024 में ये लीज़ यहाँ पर ख़त्म होने वाली है और दोनों हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो क्या करेगा, रिन्यू नहीं करने वाला या लीज़ को एक्सटेंड नहीं करेगा. और वो चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो पूरा कंट्रोल है ये पंजाब के हाथ से किसके पास आ जाए, हिमाचल प्रदेश के पास आ जाए. तो ये था शनान प्रोजेक्ट. यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या देखने मिल सकते हैं? शनान प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. शनान प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़, वो किस नदी पर बना हुआ है? तो उल रिवर. या उल रिवर किसकी सहायक नदी है? ब्यास नदी. ऐसे करके मल्टीपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं. ओके, सो ये टसल यहाँ पर चल रहा है. लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या होने वाला है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां बात की जा रही है मद्रास हाई कोर्ट ने DGFT का जो सिस्टम है उसको यहाँ पर क्या करा है, जो बैन है इसको साइड में रखते हुए कुछ नए जजमेंट यहाँ पर दिए हैं. DGFT क्या है? देखिए, इट इज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड्स.
अब देखिए ऐसा समझ लीजिए, डीजीएफटी की जब हम बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे यहाँ क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, इन सब मामलों को देखकर। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड कि 25 अप्रैल 2016 के एक नोटिफिकेशन को साइड में रख दिया है, जहां पर इम्पोज किया गया है बैन ऑन इम्पोर्टिंग ऑफ डॉग्स इनटू द कंट्री। पहली चीज़ ये आप यहाँ पर समझेंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या की जा रही है, डीजीएफटी ने देखिए एक ऑर्डर दिया था दैट ओनली डॉग्स दैट हैड बीन यूज्ड एट द पेट्स बाय द इम्पोर्टर्स अब्रॉड, canine requires for research by R&D organization, या एनिमल्स जिनकी ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, आप देखेंगे सिक्योरिटी डिफेंस पर्पसेस के लिए, पुलिस फोर्सेस के लिए, ऐसे ही इनको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सिर्फ इंपोर्ट किया जा सकता है और किसी भी जानवर को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। स्पेशली दिस नोटिफिकेशन वाज अबाउट द डॉग्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इनको एक फियर था कि भाई होगा क्या कि अगर आप डॉग्स को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो जो लोकल ब्रीड्स है उसको हार्म होगा, फॉरेन डिसीजेज आएगी। तो यहाँ पर जो जजमेंट आया है मद्रास हाई कोर्ट का क्लियरली बोलना है कि देखिए एब्सोल्यूट बैन करना या इम्पोज कर देना कि भाई हम डॉग्स को यहाँ पर कमर्शियल ब्रीडिंग के लिए नहीं लेकर आएंगे, उससे फॉरेन डिजीजेज होंगी, कंटेमिनेशन होगा, नेटिव जीन्स पूल हो सकते हैं, ये बेसलेस है। ठीक है, इस पर कंसर्न जताया जा सकता, बट इसके कोई ऐसा साक्ष्य हमारे सामने नहीं है। सो दिस इज अबाउट द न्यूज़ में क्या था आपको पता होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डीजीएफटी। देखिए डीजीएफटी की बात करें तो इसे 1991 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपको देखने मिलेगा। स्टैंड करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेड कौन करता है इसे, डीजीएफटी को हेड कौन करेगा, हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी एसीसी के द्वारा। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मुलेट करने में, इम्प्लीमेंट करने में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें मेन उद्देश्य होता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसे यहाँ पर ज़्यादा प्रमोट करना है। जैसा मैंने आपको बताया, ये गाइडलाइन बनाते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। लिबरलाइजेशन से अगर हम बात करें तो ये द डीजीएफटी इज़ नो लॉन्गर द कंट्रोलर, रादर अगर हम ये बात करें तो ये एक फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पर काम करते हैं जब फॉरेन ट्रेड की बात आती है। लाइसेंस करना हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, रेगुलेट करना हो, रिस्ट्रिक्ट करना हो, प्रोहिबिट करना हो किसी भी चीज़ को, ये एक एडवाइजरी रोल यहाँ पर प्ले करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, ये उन्हें बता देता है। साथ ही असिस्ट करता है एक्सपोर्ट इन दी मेकिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डिसीजन इन दी इंटरनेशनल डायनामिक एनवायरनमेंट। साथ ही ये क्या करता है, जो भी WTO के एग्रीमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड हमारी पॉलिसीज़ को मेंटेन करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये था अबाउट द डीजीएफटी। चलिए डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां बात की जा रही है कि पाइप्ड पोर्टेबल वाटर अक्रॉस इंडिया विल अवर्ट 4 लाख डायरिया डेथ्स, ये फाइंड किया है WHO ने। ठीक है, बात यहाँ पर की जा रही है, देखिए नन अदर देन बट दी जल जीवन मिशन। देखिए हो क्या रहा है, अगर आप बात करें तो सेंटर यहाँ पर सक्सेसफुल रहा है जल जीवन मिशन को लाने के लिए। एक लगभग 3.6 ट्रिलियन आप देखेंगे एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड पाइप्ड पोर्टेबल वाटर इन ऑल ओवर द इंडिया। इसी की वजह से आप देखेंगे डायरिया की वजह से जो मौतें होती हैं, लगभग 4 लाख मौतों को यहाँ पर हैंडल करने के लिए जल जीवन मिशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर हम जल जीवन मिशन की और बात करें तो दिस वाज अवॉइड एटलीस्ट 14 मिलियन डेल्स। ठीक है, 14 मिलियन डेल्स ये क्या होते हैं, देखिए ये शब्द आपको इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, DALYS, इट इज़ दी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स फ्रॉम डायरिया। इसकी वजह से आप देखेंगे तो लगभग $101 बिलियन और 66.6 मिलियन आवर्स एवरी डे ऑफ टाइम दैट वुड अदरवाइज हैव बीन स्पेंट प्रीडोमिनेंटली बाय वुमेन कलेक्टिंग वाटर, या इनको कलेक्ट करने में ये समय भी यहाँ पर बचेगा। DALY की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ 1 ईयर ऑफ फुल हेल्थ। बहुत ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। DALY रिप्रेजेंट किसको करता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 1 ईयर ऑफ फुल हेल्थ एंड
are a way to account for the years of life lost due to premature mortality and the years lived with a disability, which is YLDs, due to prevalent cases of diseases or a health condition in a population. आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 12.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड 62% या ऐसा बोल सकते हैं 62% के पास पाइप्ड वाटर कनेक्शन यहाँ पर है। दैट मीन्स लगभग 3.2 करोड़ या 16.6% के पास 2019 में थे। और स्कीम के लॉन्च होते ही आप देखेंगे तो ये जो पेरिफेरी है, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है। जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो देखिए पूरा 100% कवरेज की बात की जा रही है बाय 2024। जल जीवन मिशन, जैसा हमें पता है, एक फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन की बात करता है कि जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको 55 लीटर पर कैपिटा पर डे जो वाटर है वो यहाँ पर टैप वाटर के थ्रू मिलेगा। आज की डेट में हम बात करें तो पोर्टेबल वाटर कनेक्शन हर जगह पर प्रोवाइड किया जा रहा है। 5, जिसमें से 5 स्टेट्स अगर आप देखेंगे, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, here you will see it, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब, और 3 यूनियन टेरिटरीज विच इज़ अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड पुडुचेरी, दे हैव रिपोर्टेड 100% कवरेज। वहीं हिमाचल प्रदेश की आप बात करेंगे तो 98.7%, बिहार में 96.30% यहाँ पर कवरेज दिया जा चुका है टैप वाटर के लिए, जो कि आने वाले समय में डेफिनेटली 100% हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द जल जीवन मिशन हियर। देखिए, जल जीवन मिशन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर FHTC, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन को 2024 तक देने की बात की जा रही है। ठीक है, 2024 तक 55 लीटर पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड को यहाँ पर पानी दिया जाएगा। सो JJM फोकस करता है इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल। इसी के साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबल मेजर्स अपनाने के लिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्ट करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, हाउस होल्ड वाटर को रीयूज़ करना, जैसी बहुत सारी स्कीम्स भी इसके अंदर लॉन्च की गई हैं। सो बेसिकली अगर हम बोलें तो ये एक जो पूरा प्रोग्राम है, मिशन है, ये कम्युनिटी अप्रोच, ठीक है, कि कैसे कम्युनिटी को साथ में लेकर काम करना है, क्योंकि आप सिर्फ स्कीम नहीं चला सकते ना, आपको इसको लॉन्ग रन में चलाना है। तो कम्युनिटी अप्रोच है यहाँ पर, जहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा कम्युनिटी को, उन्हें एजुकेट किया जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आप ऐसा समझ सकते हैं, कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन आर दी की कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिशन। सो JJM साथ में यहाँ पर क्या काम करने वाला है, इसको एक जन आंदोलन बनाने के बारे में काम कर रहा है। जन आंदोलन किसके लिए? पानी के लिए। ठीक है, सो दैट ये जो पानी है या पानी को सुरक्षित रखना या रीयूज़ करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना, ये सभी की प्रायोरिटी बन जाए। अगर हम इसके फंडिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए बेटा, आप इसको याद रखेंगे, सेंटर स्टेट का जो यहाँ पर प्रपोर्शन है, इट इज़ दी 19:10 फॉर द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। वहीं 50-50 रेशो हमें देखने के लिए मिलेगा बिटवीन हूम फॉर द स्टेट्स, और 100% फंडिंग आपको देखने मिलेगी व्हेन इट कम्स टू यूटीज। ठीक है, सो ये यहाँ पर काम करेगा गवर्नमेंट। इसी के साथ देखिए, आप जल शक्ति मिनिस्ट्री को भी आप याद रखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नई मिनिस्ट्री जल शक्ति को बनाया है आफ्टर मर्जिंग हाउ मैनी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, अलॉन्ग विद द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और उसके बाद एक नई मिनिस्ट्री बन के आई थी जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक एम्बिशियस प्लान नल से जल स्कीम जो है जल जीवन मिशन के अंदर ही, वो भी इसका पार्ट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि बात करने वाला है हमारे एडिटोरियल की। ठीक है, बात की जा रही है नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। सो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड द सेपरेशन ऑफ द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सेपरेट कंपनीज। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को डिलाइसेंस यहाँ पे किया जाएगा, वाइल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिमेन रहेगा लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड एक्टिविटीज़।
इसी के साथ जो नया रेगुलेशन है उसके हिसाब से क्या होने वाला है, जो शेयर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू जनरेशन कैपेसिटी, इसको भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट यहाँ पर बनाए जाने की बात की जा रही है, जिसमें क्या होगा, प्राइजेस जो हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे और इस तरीके की कुछ जो टैरिफ्स वगैरह हैं वो यहाँ पर डिटरमाइन किए जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें एक और चीज़ समझना होगा यूके के मॉडल को। देखिए यूके में क्या होता है, एक मैंडेटरी पावर पूल होता है जिसको यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर जितने भी जनरेटर्स होते हैं वो अपनी अपनी एक बिड यहाँ पर सबमिट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एक बिड सबमिट की जाती है, जिसमें क्या क्या बताया जाता है, जिसमें क्वान्टिटी क्या होगी जो वो सप्लाई कर सकते हैं और प्राइस क्या होगी, कितने प्राइस पर वो क्वान्टिटी सप्लाई कर सकते हैं, ये बताई जाती है। ये जो बिड्स हैं इनको यहाँ पर स्टैक किया जाता है, सेंड किया जाता है ऑर्डर के प्राइस को, और जो प्राइस होती हैं जिस क्वांटिटी पर इन्हें डिसाइड किया गया है वो यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं विद द टोटल डिमांड इंडिकेटेड बाय द सप्लायर वुड बी मेड बिकम द पूल प्राइस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पूरा रिटेल कंपटीशन है, दे हैड आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूमर कुड चूज फ्रॉम अमंग सेवरल सप्लायर्स लाइक हु हैड इमर्ज्ड टू सर्व द मार्केट। As the plant depreciated, the fixed capital cost component in the tariff declines. The older the plant, the cheaper its electricity. So adopting a free market या power pool model would have meant that all electricity would be sold at the price of the electricity from the most expensive plant at which demand would be fully met. So this is something about this entire system. नाउ द क्वेश्चंस कम कि इंडिया में आखिर क्या प्रॉब्लम है। जब हम इंडिया में पावर सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत हमें क्या देखने के लिए मिलता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। सो इसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पता होना चाहिए, जिसका ऑब्जेक्टिव था इंट्रोड्यूस करना कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, प्रोवाइड करना पावर सभी के लिए। ये एक्ट यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन, ओपन एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, SERC लाइसेंस फ्री जनरेशन जैसी चीज़ों के बारे में बात करता है। साथ ही ये पुश करता है ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द साउंड कमर्शियल ग्रोथ और इनेबल करता है स्टेट और सेंटर को कि वो हार्मनी और कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो पावर सेक्टर बहुत बड़े बड़े इश्यूज से यहाँ पर हमारा सरवाइव करता है। देखिए सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है फ्यूल सिक्योरिटी को लेकर। थर्मल कैपेसिटी एडिशन की अगर हम बात करें तो फ्यूल जो कंजम्पशन है वो हमारे यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फ्यूल अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा सफ़र की जा रही है। सिग्निफिकेंटली नेचुरल गैस बेस्ड जो कैपेसिटी है दैट इज़ मोर देन 20,000 मेगावाट इन दी आइल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल गैस। वहीं कोल सप्लाई की बात करें तो वो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है कोल को इम्पोर्ट करने जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इज द ट्रांसमिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट द ट्रांसमिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अगर हम हाई डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की बात करें तो दे आर अकरिंग लॉसेस बिकॉज ऑफ द मोस्ट वेक्सिंग प्रॉब्लम इन द इंडियन पावर सेक्टर। India aggregate technical and commercial losses approximately 32% of electricity, which is very high as compared to those of the developed country, जहाँ पर यूजुअली 6 से 11% के लॉसेज ही इनकर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट डिस्कॉम, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, टैरिफ स्कीम्स यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो डिस्कॉम्स कंपनीज़ हैं ये लॉसेस इनकर कर रही हैं। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी हमें देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमें फाइनेंशियल हेल्थ पे देखने मिलता है स्टेट डिस्कॉम के, जो कि आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ्स में है। अगर हम NPA 2017 के NPA को देखें तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो हमारा था उसका एक तरीके से जो डेप्ट है या लॉस है दैट इज 37,941 करोड़। नेक्स्ट इज द एजिंग पावर प्लांट्स एंड द ट्रांसमिशन नेटवर्क। सिंस हमारे यहाँ के जो बहुत ज़्यादा पुराने पावर प्लांट्स हैं उनकी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस।
दे हैव बिकम वेरी ओल्ड एंड इनएफिशिएंट। कई बार जो मेन रीज़न हो जाता है लो ग्रोथ या ट्रांसमिशन रेट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वो आप देखेंगे कि ये एक जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंडर प्रोक्योरमेंट पावर ऑफ पावर्स बाय दी स्टेट, जहाँ पर इंक्रीजिंग पावर जनरेशन कॉस्ट ड्यू टू लिमिटेड फ्यूल अवेलेबिलिटी, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पर जो पुअर फाइनेंशियल हेल्थ है स्टेट डिस्कॉम की वो देखने में मिलती है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो आप यहाँ पर एडिशनली पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होंगे, बिल्कुल इसी कैटेगरी में आएंगे, जैसे फ्यूल रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात की जाएगी। वहीं बैलेंस रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए। फाइनेंशियल फैसिलिटी जो एनर्जी सेक्टर है उसके लिए यहाँ बात करनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हमें आगे बढ़ना होगा। हमें टैक्सेशन को यहाँ पर रेगुलेट करना होगा। मिनिस्ट्रीज़ को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को यहाँ पे मर्ज करना होगा ताकि ट्रांसमिशन लॉसेस को भी बेयर किया जा सके। सो ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम कि क्या हमारी गवर्नमेंट किसी तरीके की कोई प्रोग्राम्स यहाँ पर रन कर रही है, तो हाँ आप याद रखेंगे फर्स्ट इज दी उदय। उदय क्या है, इट इज़ दी उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना या स्कीम, जिसमें जो AT&C लॉसेज हैं उनको कवर करने की बात की जाएगी। हाउएवर पोस्ट क्लोजर ऑफ दी उदय इन 2019 AT&C लॉसेज हैव गिन राइज ड्यू टू एडिशन ऑफ कनेक्शन इन दी हाई लॉस एरिया अंडर दी सौभाग्य स्कीम। तो सौभाग्य स्कीम हमारे पास दूसरी स्कीम निकल कर आ जाएगी, सौभाग्य। ओके, सो यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन दी रूरल एरिया। वहीं प्राइवेटाइजेशन किया गया है डिस्कॉम का इन दी चंडीगढ़ एंड दी दादर नगर हवेली। सो आई वुड सजेस्ट यू कि जो प्राइवेटाइजेशन है डिस्कॉम का इन दी यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड दादर नगर हवेली, आप उसकी एक केस स्टडी यहाँ पर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है बेटर इंडिया नेपाली स्टाइल्स के बारे में। देखिए डिस्पाइट लगातार जो चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी को लेके, चाहे नेपाल में कोई इशू हमें देखने मिले हैं, आपको पता है जब हम नेपाल की बात करें तो हमें नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड की यहाँ पर बात करनी है, जिन्होंने अपनी पहली बायलैटरल विजिट करी है इंडिया में। जब से इन्होंने ऑफिस संभाला है उसके बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि कई बार अगर हम देखेंगे तो ये इनकी जो पार्टी है ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से इनको वीक पोजीशन देखने पड़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं उनको लागू करने के लिए ना सबकी मर्जी लेनी पड़ेगी। इनिशियली अगर हम बात करें तो ये प्रो चाइना रही हैं, लेकिन बाद में इन्होंने जो अपना वे है, जो रुझान है, उसको हमारी तरफ दे दिया है। अब देखिए बायलैटरल एग्रीमेंट्स में क्या खास बातें निकल कर आएंगी। देखिए ये जो विजिट है इसने हेल्प किया है अंडरलाइन करने के लिए जो रियल प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें। अब रियल प्रायोरिटीज़ की जब आप बात करते हैं तो ये कौन सी प्रायोरिटीज़ होती हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहले इकोनॉमिक लैंडस्केप की बात की जा रही है, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, एनर्जी सप्लाई को लेकर जो यूजुअली आप देखेंगे बांग्लादेश को भी एनर्जी सप्लाई नेपाल ही कर रहा है, इंडिया में भी बहुत सारा सप्लाई नेपाल के थ्रू आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश में अगर सप्लाई चाहिए तो हमें इंडिया का रूट लेना ही पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इशू थे जिनको यहाँ पर एड्रेस किया गया। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया का जो रिवर ट्रांसपोर्ट है उसका एक्सेस, इनोवेशन टूरिज्म सर्किट को बात करने की बात की जा रही है, बेटर कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। कोविड-19 पैंडमिक के बाद आप देखेंगे हाई लेवल कमिटमेंट जो बायलैटरल कोऑपरेशन है मल्टी फ्रंट्स पे, उनको यहाँ पर बात की जा रही है। वहीं एक नया डायमेंशन यहाँ पर निकल कर आया है इन दी पावर सेक्टर कोऑपरेशन, जहाँ पर ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। अब ये ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन कौन करेगा? इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि अगर बांग्लादेश में आपको पावर सप्लाई करना है तो आपको इंडिया का रूट चाहिए होगा। सो यहाँ पर एक एग्रीमेंट है लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड, जहाँ पे बात की गई है इंक्रीज किया जाएगा क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल टू इंडिया टू 10,000 मेगावाट। ओके, 10,000 मेगावाट विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 10 ईयर। ओके, जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र हैं इनकी जो प्रॉस्पेरिटी है जो इतने लंबे समय से रुकी हुई है ये हमें देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर और कुछ चीज़ें हम समझ लेंगे कि भाई आउटकम क्या हुए इस विजिट के। तो ये देखिए ये जो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इसकी सबसे पहले बात की गई कि ये बैरियर नहीं होना चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साथ में ये भी मेंशन किया कि जो दोनों साइड है दे साइंड अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट, एनर्जी ट्रांसपोर्ट जैसा मैंने आपको बताया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बांग्लादेश थ्रू इंडियन टेरिटरी उसके डेवलपमेंट की भी बात की गई है। दोनों साइड्स तैयार हुए हैं ट्रांजिट एग्रीमेंट के लिए दैट इट विल हेल्प नेपाल्स पॉपुलेशन एक्सेस इंडियन इनलैंड वाटरवेज। वहीं इंडिया वुड ऑल्सो टेक फॉरवर्ड द 2022 नेपाल इंडिया विजन डॉक्यूमेंटेड फॉर द कोऑपरेशन इन द पावर सेक्टर दैट सेट्स एन एम्बिशियस गोल इन इंडिया नेपाल पावर ट्रेड एंड ट्रांसमिशन एग्रीमेंट। अगर इसी को आगे लेके बात की जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट्स को यहाँ पर बात की जा रही है। इसी एग्रीमेंट में जो टारगेट है इंपोर्ट करने का 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल इन दी कमिंग ईयर्स उसको भी सेट किया गया है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी कोऑपरेशन के अलावा पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन की भी बात की जा रही है फ्रॉम सिलीगुड़ी टू झापा इन दी ईस्टर्न नेपाल। साथ ही यहाँ पर एक टेंजिबल टाइम बाउंड प्रोग्रेस करने की बात की जा रही है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो गोरखपुर भुटवाला ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको यहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। साथ ही कार्गो ट्रेन्स जो भंथाला नेपाल में भटाना इन इंडिया टू नेपाल कस्टम यार्ड्स तक कार्गो ट्रेन्स के डेवलपमेंट की बात की जा रही है ताकि कॉमर्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। साथ ही यहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी डेवलप किए गए हैं इन दी नेपालगंज इन नेपाल एंड दी रूपा दीहा इन दी इंडियन साइड, ताकि बहुत इजी एक्सेस दिया जा सके फॉर आर जो चेक पोस्ट पे लाइन लगती है वो सारा सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो और एक इंटीग्रेटेड लेवल पर काम किया जा सके। साथ ही दूसरे डेवलपमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, जिसमें आप देखेंगे नेपाल के जो सिटीजन्स हैं उनके बारे में यहाँ पे चिंता जताई गई है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इस बायलैटरल रिलेशंस में डिस्कस किए गए हैं। ओके, सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल राव अकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड सी यू सून।